मोहन लाल गाँव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। अब्बू कह रहे हैं ना कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे। नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहन लाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा।